नमस्कार दोस्तों, बुक मंत्र ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ बात करते हैं हर उस ऑडियो बुक की जो आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्य है, जो आपको ऊर्जा से भर देती है। यदि आप मायूस हो चुके हैं और जीवन जीने की इच्छा भी छोड़ चुके हैं, यदि आपको कुछ अच्छा भी नहीं लगता, या आप किसी परेशानी में हो, या किसी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी अच्छे की उम्मीद भी छोड़ चुके हो, तो आइए आप हमारे ऑडियो बुक चैनल बुक मंत्र पर। स्वागत है यहाँ सभी उनका जो किताबों को बेहद प्यार करते हैं या जीवन में सब तरफ से निराश हो चुके हैं। हम आपके जीवन को नई ऊर्जा से भरते हैं। तो चलते हैं एक नए सफर की ओर और बने रहिए हमारे ऑडियो बुक चैनल बुक मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जिसने आज तक हजारों लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया, और वो भी सिर्फ सोचने की शक्ति से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक की। इस तरह की कोई दूसरी पुस्तक ना तो आज तक हुई है और ना ही कभी हो सकती है। इस बुक को हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि इस बुक में अमीर बनने के ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके लाखों लोग सोचकर ही अमीर बन चुके हैं, और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। यह पुस्तक आपको अमीर बनने के ऐसे जादुई फॉर्मूले सिखाएगी जिससे आप शून्य से शुरू करके बेशुमार दौलत के मालिक बन जाएंगे। आप न सिर्फ यह जान जाएंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि यह भी समझेंगे कि उसे कैसे करना है। यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा ऑथर नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी ने दी थी, जिन्होंने एक स्टील फैक्ट्री में मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, और खुद इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके वे विश्व के सबसे बड़े स्टील कंपनी के मालिक बन गए और विश्व के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक भी। और अब वही सिद्धांत आपको भी बताए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करके बेशुमार दौलत कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर 1, विचार ही वस्तु है। इंसान सोचकर ही अमीर कैसे बन सकता है, ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था एडविन बार्न्स। वह मन ही मन सोचता था कि एक दिन वह ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। एक दिन वह एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। उसका हुलिया बहुत ही खराब था। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बनाया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर छोटा मोटा काम करने का अवसर मिला। बार्न्स अपने दिल में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के सपने को पाल रहा था, और धीरे धीरे उसका सपना एक जुनून में बदल गया था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजर गए, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। परंतु उसका जुनून और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जिस अवसर का वो इंतजार कर रहा था उसे आने में 5 साल लग गए। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बार्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। एडिसन ने एक नया यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बार्न्स ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बार्न्स और उनके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बार्न्स जानते थे कि वे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और अपने बिजनेस में कुछ परसेंट का पार्टनर भी बना लिया। इस बिजनेस पार्टनरशिप से बार्न्स ने तो ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया, और वह काम था कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर भी अमीर बन सकता है। बार्न्स ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची, इस विचार को अपने दिल में बसाया, इसी विचार को अपना सपना बनाया, और यही विचार उनका जुनून बन गया। और जब कोई विचार जुनून में तब्दील हो जाता है तो उसको हकीकत में साकार होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, परंतु जब कोई व्यक्ति किसी चीज को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पांसे पर दांव पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत निश्चित है। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। अब हम बात करेंगे कि लोग अक्सर असफल क्यों हो जाते हैं। सोने से 3 फुट दूर इस एग्जाम्पल की मदद से। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। R.U. डार्बी नाम का एक इंसान था। उसके एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे कुदाली फावड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए।
कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान अमेरिका के कोलोरेडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थीं। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थीं। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें कौड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। परंतु असली मजा तो मैदान पर टिके रहने में है। ऑथर नेपोलियन हिल बताते हैं कि इस देश के सबसे सफल 500 से ज्यादा लोगों ने मुझे बताया है कि उन्हें महानतम सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे, और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। अब हम लगन का 50 सेंट का एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह मिस्टर डार्बी को सोने की खुदाई के अनुभव से असफलता की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली थी। उसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के बड़े फार्म पर बहुत से अश्वेत किसान, मतलब नीग्रो वंश के किसान रहा करते थे, जो फसल बटाई पर ले लेते थे। धीमे से दरवाजा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा। अंकल ने जवाब दिया, अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। हाँ सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में जुट गए और वे इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बच्ची अभी गई नहीं है। काफी देर बाद जब उन्होंने देखा कि वह अब भी वहीं खड़ी है तो वे फिर चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चली जाओ, अब जाओ या फिर मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेशर में डालने वाले थे, और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था कि आज वे बच्ची को सबक सिखाकर ही रहेंगे। डार्बी की सांसें थम गईं। उसे विश्वास था कि अंकल अब हमला करने ही वाले हैं। वह जानता था कि अंकल का गुस्सा बहुत तेज था। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वह उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, आधा $1 निकाला और बच्ची को दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और दरवाजे की तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगी, परंतु उसने अपनी आंखें उस आदमी पर से नहीं हटाई जिसे उसने अभी हराया था। जब वह चली गई तो अंकल एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट तक खिड़की के बाहर झांकते हुए कुछ सोचते रहे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची की लगन ने उन्हें किस तरह हरा दिया था। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो, उसके सामने डटे रहने में ही समझदारी है। लगन सर्वश्रेष्ठ है, इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। एक बात हमेशा याद रखें, इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। चैप्टर 2, प्रबल इच्छा।
इच्छा और प्रबल इच्छा दोनों में बहुत फर्क होता है। इच्छा का मतलब होता है चाहना। दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज है प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा का मतलब है दिल से चाहना, पूरे शिद्दत से चाहना। ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और पागलपन या दीवानगी बन जाए। अब प्रबल इच्छा क्या होती है, इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह किसी भी हालात में युद्ध जीत जाए। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहां से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? वे जीत गए। हर वह आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है, उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने का इच्छुक रहना चाहिए। यही करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। एडविन बार्न्स को अपना लक्ष्य हासिल करने में इसलिए सफलता मिली क्योंकि वे किसी भी चीज से अधिक प्रबलता से एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई और उन्होंने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए। वे अपनी प्रबल इच्छा के साथ तब तक पूरे हौसले से डटे रहे जब तक कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी धुन आखिरकार हकीकत में नहीं बदल गई। जब वे एडिसन से मिलने गए तो उन्होंने अपने आप से यह नहीं कहा, मैं कोशिश करके देखूंगा कि एडिसन मुझे अपने यहाँ किसी तरह का काम दे दें। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा, मान लो मैं एडिसन की कंपनी में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता हूँ तो मैं किसी दूसरे अवसर के लिए आंखें खुली रखूंगा। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक चीज हासिल करने का संकल्प करता हूँ और वह चीज है थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। मैं अपने पीछे के सारे पुल जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को इस विश्वास पर दांव पर लगा दूंगा कि मुझ में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता है। उन्होंने अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उनकी स्थिति करो या मरो वाली स्थिति थी और इसी से सारा फर्क पड़ा। अब हम देखेंगे प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति की मदद से अमीरी को हकीकत में बदलने के 6 प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला कदम, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच लें जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है, मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ। कोई निश्चित रकम सोचें। इस निश्चित रकम के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे हम बाद में आने वाले अध्याय में विस्तार से स्पष्ट करेंगे। दूसरा कदम, यह तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि सच तो यह है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई चीज हासिल नहीं होती। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक आप अपनी इच्छित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा कदम, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे और फिर चाहे आप तैयार हों या न हों, एकदम काम में जुट जाएं और उस योजना को कार्य रूप में ले आएं। पांचवां कदम, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, कितने दिनों में हासिल करना चाहते हैं, उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं और वह कौन सी योजना है जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं। इन सब का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। छठवां कदम, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़े तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों में बताए गए कदमों का पालन अवश्य करें, विशेष तौर पर 6 नंबर के कदम का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थॉमस एडिसन ने इन 6 कदमों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया था और उन पर अपने सहमति की मोहर लगाई थी। उनका तो यहाँ तक कहना था कि यह सिद्धांत न सिर्फ दौलत कमाने के लिए अनिवार्य है बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य है। हर इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों ने ढेर सारी दौलत इकट्ठी की है उन्होंने दौलत पाने से पहले काफी सपने देखे हैं, आशाएं संजोई हैं, प्रबल इच्छाओं और योजनाओं का सहारा लिया है और आपको भी यही करना चाहिए। अमीर बनने की योजना बनाते समय आप सपने देखने वाले को तुच्छ न समझें, न ही आप किसी दूसरे आदमी की बातों में आएं जो आपको यह समझाना चाहता हो कि सपने देखना मूर्खता है।
बदली हुई दुनिया में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको अतीत के सफल लोगों के सूत्रों पर चलना होगा, जिनके सपनों ने मानव जाति को बहुत सी बहुमूल्य चीजें दी हैं। आप जो काम करना चाहते हैं, अगर वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद ये नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से जले, और उन्होंने अपने सपने को हकीकत बनाने का काम शुरू कर दिया। वे 10,000 बार असफल हुए, परंतु वे अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे, जब तक कि वह सपना सच नहीं हो गया। प्रैक्टिकल स्वप्नदर्शी मैदान छोड़कर नहीं भागते। राइट बंधुओं ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो हवा में उड़ सके। आज हम दुनिया भर में प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि उनका सपना वास्तव में दमदार था। मार्कोनी ने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा जो हवा की अनजानी शक्तियों का प्रयोग करे। दुनिया के हर रेडियो और टेलीविजन सेट में हमें इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि उनका सपना व्यर्थ नहीं था। आपको ये जानकारी रोचक लगेगी कि जब मार्कोनी ने लोगों को बताया कि उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत खोजा है जिसके द्वारा वे बिना किसी तार की मदद के हवा में संदेश भेज सकते हैं, तो मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में लेकर मेंटल हॉस्पिटल में उनका चेकअप करवाया था। इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? किसी लक्ष्य को इतने शिद्दत से चाहने लगो कि उसके पीछे पागल हो जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। महान संगीतकार बीथोवन बहरे थे, महान नाटककार मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके नाम अमर हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। हेलन केलर जन्म के कुछ ही समय बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। इस पुस्तक के ऑथर नेपोलियन हिल बताते हैं कि कुछ साल पहले मेरा एक बिजनेस सहयोगी बीमार हो गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और आखिरकार उसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उसके जिंदा बचने के आसार बहुत कम हैं, परंतु यह डॉक्टरों का विचार था, यह मरीज का विचार नहीं था। मरीज सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो डॉक्टर ने कहा, उसके जीवित बचने का एक ही कारण है और वह है जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा। अगर उसने मौत की संभावना को पूरी तरह अस्वीकार न कर दिया होता तो आज वह जिंदा नहीं होता। मैं प्रबल इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यह शक्ति लोगों को गरीबी की दलदल से निकालकर सत्ता और धन संपत्ति की चोटी तक ऊपर उठा देती है। मैंने देखा है कि यह शक्ति कब्र से उसके मुर्दे चुरा लेती है, यानी कि यह लोगों को मरने नहीं देती। मैंने देखा है कि इसी शक्ति के कारण लोग सैकड़ों तरीकों से असफल होने के बावजूद आखिरकार सफल हो जाते हैं। अब ये चैप्टर खत्म करने से पहले 2 बातें बता रहा हूँ जिन्हें हमेशा याद रखना। नंबर 1, मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। नंबर 2, गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। आपको इसमें से कौन सी संतान को जन्म देना है, ये पूरी तरह आपके विचारों पर निर्भर है। चैप्टर 3, कल्पना की शक्ति। नेपोलियन हिल ने कहा है कि इंसान जो सोच सकता है और जिसकी कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। कैसे? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास $10 लाख हों? यह एक सच्ची घटना है जो उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। यह सच्ची कहानी है अमेरिका के शिक्षाविद और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुनसोलस की। जब गुनसोलस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे वहां के शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वह कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वह इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए $10 लाख की जरूरत थी। वह इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएगा? यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपदेशक के मन में हर पल कौंधता रहता था, परंतु वह इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात को वह अपने बिस्तर पर $10 लाख के विचार के साथ सोता था और सुबह $10 लाख के विचार के साथ नींद से जागता था। वह जहां भी जाता था $10 लाख का विचार उसके साथ साथ जाता। वह इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा जब तक कि यह विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। वो यह नहीं जानता था कि उसके पास $10 लाख कहां से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता कि वे हार मान लेते और प्रयास करना छोड़ देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम एज इट इज उनके ही शब्दों में सुनेंगे। डॉक्टर गुनसोलस बताते हैं कि शनिवार की 1 दोपहर में अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए
मैं किस तरीके से आवश्यक पैसा जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था। 2 साल तक मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था, परंतु अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह में $10 लाख की राशि जुटा लूंगा। लेकिन कैसे, मैं यह नहीं जानता था। महत्व की बात यह निर्णय लेना था कि मैं वह धनराशि एक निश्चित समय सीमा में जुटा लूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस क्षण मैं इस निश्चित निर्णय पर पहुंचा कि मैं आवश्यक धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा, मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? ये धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और घोषणा की कि मैं अगली सुबह एक स्पीच दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास $10 लाख हो तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, ये काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से अपने मन में तैयार कर रहा था। आधी रात के काफी पहले मैंने व्याख्यान लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10 लाख मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, व्याख्यान को पढ़ा। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया, और मुझे यह बात तब तक पता नहीं चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था, और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अवचेतन मस्तिष्क ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान प्रदान किया। जब मैं अपना स्पीच शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने बताया कि अगर यह धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं $10 लाख से क्या कर सकता था। मैंने वह योजना विस्तार से बताई जो मेरे दिमाग में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूँ, जहाँ युवा लोग व्यावहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीमे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वह क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वह मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका स्पीच पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वह आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास $10 लाख हों। यह सिद्ध करने के लिए कि मुझे आप में और आपके विचारों में विश्वास है, मैं आपको $10 लाख दे सकता हूं, अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाए। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। युवा गुंसोलस मिस्टर आर्मर के ऑफिस में गया और उसे $10 लाख मिल गए। उस धनराशि से उसने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस सच्ची घटना ने फिर से साबित कर दिया कि इंसान सोचकर भी अमीर बन सकता है, क्योंकि यह $10 लाख उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुंसोलस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। सबसे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गुंसोलस को $10 लाख दिलाए थे, वह सिद्धांत आज भी जीवित है। यह सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। यह शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि यह पहले उस युवा धर्मोपदेशक के काम का था, जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। तो इस बात की हमेशा गांठ बांध ले और इसे बार बार दोहराते रहे कि इंसान जो सोच सकता है और जिसकी कल्पना कर सकता है, उसकी रचना भी कर सकता है। चैप्टर 4, लगन। सफलता का रहस्य हमेशा सिर्फ एक शब्द से जुड़ा है, और वो शब्द है लगन। फैनी हर्स्ट नाम की एक महिला थी जो 1915 में न्यूयॉर्क आई थी और अपने लेखन से अमीर बनना चाहती थी। 4 साल तक फैनी हर्स्ट न्यूयॉर्क के फुटपाथों पर एड़िया घिसती रही, संघर्ष करती रही। उन्होंने अपने दिन मेहनत करके और रातें आशा करते हुए बिताई। जब आशा की लौ मंद पड़ गई तो उन्होंने यह नहीं कहा, ठीक है ब्रॉडवे, तुम ही जीते। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक है ब्रॉडवे, तुम कुछ लोगों को नीचे गिरा सकते हो, परंतु मुझे नहीं। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी और तुम्हें हार माननी पड़ेगी। कई प्रकाशकों ने मिलकर उसे करीब 36 बार रिजेक्शन स्लिप भेजी और इसके बाद ही उनकी सिर्फ एक कहानी छपी। औसत लेखक तो पहली रिजेक्शन स्लिप आते ही मैदान छोड़ देता। ये महिला 4 साल तक फुटपाथ पर जूतियां घिसती रही, क्योंकि उसमें जीतने का दृढ़ संकल्प था। फिर दौलत आना शुरू हुई, तिलिस्म टूट चुका था। अदृश्य मार्गदर्शक ने फैनी हर्स्ट का इम्तिहान ले लिया था और वह उसमें उत्तीर्ण हो गई थी। उसके बाद उसके दरवाजे पर प्रकाशकों की लाइन लग गई। पैसा इतनी तेजी से आया कि उसके पास इसे गिनने का समय भी नहीं था। फिर फिल्म लाइन के लोगों ने उसे घेर लिया और उसके घर पर पैसे की बूंदाबांदी नहीं,
बल्कि मूसलाधार बारिश होने लगी। और यह सब कुछ हुआ उसकी असफलता को स्वीकार न करने की आदत से, जिसका दूसरा नाम है लगन। अब आपको पता चल गया होगा कि लगन से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। फैनी हर्स्ट भी इसका अपवाद नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, जहां भी लोग ढेर सारी दौलत कमाते हैं वे जल्द ही लगन हासिल कर लेते हैं। ब्रॉडवे किसी भिखारी को एक कप कॉफी और एक सैंडविच तो दे देगा, परंतु बस इतना ही। जो लोग इससे ढेर सारी दौलत चाहते हैं उनके पास लगन होनी चाहिए। जिन्होंने लगन की आदत डाली है, चाहे वे कितनी ही बार असफल हो जाएं, परंतु वे आखिरकार सक्सेस के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं, वे अंततः सफल हो जाते हैं। और फिर उनसे दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम यह कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। पराजय और कुछ नहीं, बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। लगन सर्वश्रेष्ठ है। चैप्टर 5, सुव्यवस्थित योजना। इस तथ्य को दिमाग में रखें कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी अमीर बनने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यावहारिक और अमल में लाने योग्य न हों। और जब आपकी योजनाएं असफल हों तो यह भी याद रखें कि अल्पकालिक पराजय स्थायी असफलता नहीं होती। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार नहीं थी, इसलिए दूसरी योजनाएं बनाएं। एक बार फिर से शुरू करें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं भागते। इस वाक्य को उठा लें और 1 इंच ऊंचे अक्षरों में कागज के एक टुकड़े पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। याद रखें कि वह वकील केस नहीं जीतता जिसका वकालत का ज्ञान सबसे अधिक होता है, बल्कि वह वकील केस जीतता है जो अपने केस की सबसे अच्छी तैयारी करता है। अगर आपने केस को अच्छी तरह से तैयार और प्रस्तुत किया है तो आप शुरुआत में ही आधी जीत हासिल कर चुके हैं। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह न भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर पुल बना सकें या उन्हें पूरी तरह दूर कर सकें। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सेवाएं बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। चैप्टर 6, आस्था। आस्था का मतलब होता है अपनी इच्छा को साकार करने पर विश्वास करना और उस बात पर यकीन करना कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल ही जाएगी। आपको विश्वास करना होगा कि आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आस्था या विश्वास इतना जरूरी क्यों है? तो जवाब है क्योंकि सकारात्मक भावनाओं में सबसे सशक्त भाव है आस्था, प्रेम और सेक्स। आस्था, प्रेम और सेक्स के भाव जब किसी भी विचार के साथ जुड़ते हैं तो वे उसे बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये हमारे किसी भी विचार को तत्काल अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। और जब कोई विचार अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तो वो हकीकत में साकार होने लगता है। और यही कारण है कि जब हम किसी विचार को साकार करना चाहते हैं तो हमें उस पर विश्वास रखना होगा, भरोसा करना होगा कि हम उसे हासिल कर सकते हैं। तभी वह विचार अवचेतन मन तक पहुंच पाएगा। अगर आस्था या विश्वास इतना ही जरूरी है तो सवाल यह पैदा होता है कि आस्था विकसित कैसे की जाए। तो जवाब है, इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहे, ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव के द्वारा। ये तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बात बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मस्तिष्क पर राज करने देता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह किसी विचार या लक्ष्य के बीज को अपने मन में बोया जा सकता है। तो जवाब है, किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मस्तिष्क में रखा जा सकता है। इसीलिए आपसे 2nd चैप्टर प्रबल इच्छा में कहा गया था कि अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख ले, इसे याद कर ले और इसे जोर से हर दिन पढ़े जब तक कि यह ध्वनि के कंपन आपके अवचेतन मस्तिष्क तक ना पहुंच जाए। एक बात हमेशा याद रखें, जिन विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है और जिनमें आस्था या विश्वास का मिश्रण होता है, वे सभी विचार हकीकत में बदलना शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 7, आत्म सुझाव मीन्स ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन क्या है? आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया सुझाव है। हम स्वयं को ही सुझाव दे सकते हैं।
अच्छे भी और बुरे भी। ये चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अवचेतन मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है, जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज न बोए गए तो अनुपयोगी पौधे प्रचुरता में उगाएंगे। आत्म सुझाव वह तरीका है जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस बगीचे में सकारात्मक और रचनात्मक प्रकृति के बीज बोता है, या फिर वह इसकी सही देखभाल नहीं करता और नकारात्मक और विध्वंसात्मक प्रकृति के विचारों को इस बगीचे में अंदर चले आने की अनुमति देता है। इसलिए अपनी इच्छा के वक्तव्य को जोर से पढ़ते समय याद रखें कि सिर्फ शब्दों को पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, जब तक कि आपके शब्दों में प्रबल भावना या प्रबल इच्छा न हो। आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हीं विचारों को पहचानता है और उन्हीं के अनुसार काम करता है जिनमें प्रबल भावना और प्रबल इच्छा होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि यही आत्म सुझाव आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दे रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप डरपोक बन जाएंगे, क्योंकि यही आत्म सुझाव आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दे रहे हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि यही आत्म सुझाव आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दे रहे हैं। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। दोस्तों, ये बुक इतनी बढ़िया है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए, ताकि इस बुक का कंटेंट हमारे दिल और दिमाग की गहराई में पहुंच सके और हम अमीर बनने के लिए सोचने की शक्ति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएं तथा अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जाएं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना।